दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज गरम चिकित्सालय के सारे एपिसोड्स को। अगर आपको पंचायत जैसी वेब सीरीज पसंद है तो ये भी वेब सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है भटकंडी गाँव से। वहाँ एक बूढ़े आदमी जिसका नाम सिपाही होता है, वो काफी बीमार होता है, इसलिए उसे ले जाया जाता है गाँव के एक मशहूर डॉक्टर चटक कुमार के पास। अब चटक कुमार कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं, वो एक देसी स्टाइल के डॉक्टर होते हैं जिसे लोग झोला शॉप भी बुलाते हैं। चटक कुमार के पास जाने से ही आदमी आधा ठीक हो जाता है। उनके एक खास ट्रीटमेंट होता है बूस्टर डोज, एक बड़ा सा इंजेक्शन। उसे देखकर ही पेशेंट की तबीयत सुधर जाती है। वैसे ही वो सिपाही को बूस्टर डोज देते हैं और सिपाही तुरंत ठीक हो जाता है, खुद चलने लगता है। अचानक से सिपाही गिर जाता है और स्क्रीन पर लिखा आता है भटकंडी के लाल सिपाही अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिपाही का नाम सिपाही क्यों पड़ा? तो असली कहानी ये थी कि गांधी के साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उन्हें सिपाही कहकर बुलाया जाता था। वो डॉक्टर चटक कुमार का फेवरेट पेशेंट था। उसका अंतिम संस्कार में पूरा गाँव आया। वहीं पर हम मिलते हैं गोविंद और फुटानी से, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करते हैं। गोविंद बर्ड बॉय है और फुटानी कंपाउंडर है। उसी दिन गांव में एक मेडिकल ऑफिसर आने वाला होता है, उसका नाम होता है प्रभात सिन्हा। वो फुटानी को फोन करके गांव का रास्ता पूछता है क्योंकि वो गांव पहुंच चुके होते हैं, लेकिन फुटानी लोग तो अंतिम संस्कार में बिजी होते हैं। फिर फुटानी मेडिकल ऑफिसर से मिलने पीएचसी पहुंचता है। उसे पता होता है कि अगर प्रभात ने पीएचसी देख लिया तो वो तुरंत भाग जाएगा, क्योंकि अब तक कोई भी वहां टिक नहीं पाया। और वैसा ही होता है, जब प्रभात पीएचसी देखता है तो हैरान रह जाता है। पूरा पीएचसी खेतों से घिरा हो कि एक आदमी राम अवतार ने पीएचसी के आसपास खेती कर ली है। वो कहता है कि जमीन उसकी है, लेकिन सामने वाली जमीन गवर्नमेंट की होती है जहां उसने इलीगल खेती कर रहा होता है। प्रभात डिसाइड करता है कि वो इस जमीन की फसल को काट कर वहां रास्ता बनाएगा। ये सुनकर राम अवतार गुस्सा हो जाता है और यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। उसके बाद प्रभात फुटानी से कहता है जाके सारा स्टाफ बुलाओ। फुटानी सबसे पहले गोविंद को फोन करता है, जो कि पीएचसी का वर्ड बॉय है। गोविंद तुरंत सभी स्टाफ मेंबर को कॉल करता है, सबको तुरंत गरम चिकित्सालय पहुंचने को कहता है। जब सब लोग वहां पहुंचते हैं तब प्रभात की मुलाकात गोविंद और चीनस भाई से होती है। चीनस भाई वहां के स्वीपर होते हैं, पर उनकी अपीयरेंस कुछ और होती है। इनके पास बुलेट बाइक होती है। प्रभात सोचता है ये आदमी स्वीपर कैसे हो सकता है। फिर चीनस बताता है कि आज उसके घर कोई फंक्शन है, इसलिए वो ड्यूटी पर नहीं आएगा और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद इंदू देवी आती है, जो गांव की एक नर्स है। वो अपने बेटे सुधीर के साथ आई होती है। इंदू को बहुत अच्छा लगता है कि इतने टाइम के बाद गांव में कोई मेडिकल ऑफिसर आया है। इंदू अपने काम में बहुत ईमानदारी से करती है और गाँव के वैक्सीनेशन का काम भी वही संभालती है। जब प्रभात हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो उसे देखकर हैरान रह जाता है। चिकित्सालय हॉस्पिटल कम और खंडर ज्यादा लग रहा था। सारे मेडिकल टूल्स पुराने और जंग लगे हुए होते हैं। प्रभात हिम्मत नहीं छोड़ता। वो गोविंद और फुटानी से कहता है यहाँ आने के लिए रास्ता बनाया जाए और राम अवतार ने जो जमीन घेर रखी है वो इलीगल है, इसलिए फसल काट कर रास्ता बनाया जाए। तभी एक ऑटो ड्राइवर आता है और कहता है कि अगर आप लोग मुझे 500 रुपए देते हैं तो मैं अकेले ही इस सारी फसल को काट दूंगा, क्योंकि उसके पास एक चेनसॉ होता है। सब मान जाते हैं और ऑटो वाला अपना काम शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद रामचरण हाथ में हंसिया लेकर होशे में भागता हुआ आता है। ये देख के सब लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं। प्रभात को अब लगता है कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी के ऊपर पड़ती है, जो बहुत ज्यादा बीमार होता है। न उसका इलाज गाँव में होता है और न ही शहर में हो पाता है, इसलिए वो वापस गाँव आ जाता है। ये देखकर प्रभात को बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को बताता है कि राम अवतार ने इलीगल जमीन पर फसल उगाई है और वो हमें रास्ता नहीं बनाने दे रहा है। लेकिन ऑफिसर कहता है कि भाई मुझे तो इन्हीं गांव वालों के दरमियान रहना है, मैं इनके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। तब प्रभात कहता है मैं तो यहाँ सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपना काम अच्छे से करेंगे, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता हूँ। ये सुनते ही पुलिस वाला सीरियस हो जाता है। राम अवतार के पास जाता है, जाकर उसे
समझाता है। राम अवतार पुलिस को देखकर बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, थोड़ा डर भी जाता है। अगली सुबह वो खुद ही अपनी फसल काट कर रास्ते का जुगाड़ कर देता है। हम देखते हैं प्रभात को, जो सुबह सुबह उठकर अपने लिए खाना बना रहा होता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि उसके पड़ोस में ही रहती है। उसी वक्त गोविंद वहां आता है अपने घर से प्रभात के लिए खाना लेकर। वो कहता है कि मेरी माँ ने कहा है कि जब तक आप यहाँ पर हो तुम्हारा खाना हमारे घर से ही आएगा। जब दोनों चिकित्सालय पहुँचते हैं तो देखते हैं कि राम अवतार ने सच में फसल काट दी है और रास्ता क्लियर कर दिया है और सब स्टाफ वापस ड्यूटी पर आ चुके होते हैं। जीनस भाई भी आते हैं, लेकिन वो अपने साथ ढीलू नाम का एक लड़का ले आता है। वो कहता है अब ये लड़का मेरी जगह काम करेगा, मैं सीनियर हूँ इसलिए मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। यहाँ पर बात को समझ आ जाता है कि जीनस असली में काम नहीं करता, वो हमेशा किसी और से ही अपना काम करवाता है। सब लोग ड्यूटी पे तो आ जाते हैं लेकिन फुटानी और गोविंद सिर्फ बातें कर रहे होते हैं, कुछ काम नहीं करते। थोड़ी देर बाद प्रभात फुटानी को बुलाता है और पूछता है कि जो इस महीने दवाइयाँ आई थी वो कहाँ हैं। फुटानी कहता है वो सब तो मेरे घर के फ्रिज में रखी हुई हैं। प्रभात बोलता है कि उन्हें ले आओ क्योंकि यहाँ उनकी जरूरत है, लेकिन असल में फुटानी उन सभी दवाइयों को चटक कुमार को बेच चुका होता है। अब उसके पास दवाई वापस लाने का कोई तरीका नहीं होता। इसी दौरान इंदु देवी गाँव में वैक्सीनेशन के लिए जा रही होती है। प्रभात कहता है कि वो उसके साथ चला जाए ताकि गाँव वालों को हॉस्पिटल के बारे में बता सके। वहाँ दूसरी तरफ फुटानी चटक कुमार के मेडिकल स्टोर पर जाता है और कहता है जो दवाइयाँ मैंने तुम्हें बेची थी मुझे वो वापस चाहिए क्योंकि मुझे उनकी जरूरत। लेकिन चटक कुमार कहता है कि वो सारी दवाइयाँ तो बिक चुकी हैं। ये फुटानी के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि वो दवाइयाँ खास थी, उनमें 50-70 रुपए वालियाँ काफी इम्पोर्टेंट दवाइयाँ थी। फिर गाँव में जब वैक्सीनेशन चल रहा होता है तो प्रभात सभी लोगों को गाँव के बारे में बताता है कि गाँव का चिकित्सालय अब फिर से स्टार्ट हो गया है, आप लोग वहाँ आए मुझे खुशी होगी और आपका इलाज भी किया जाएगा। तभी प्रभात को एक जरूरी बात पता चलती है। अब तक प्रभात ने गांव और हॉस्पिटल दोनों की कंडीशन देख ली थी। उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर ये गांव का पहला डॉक्टर कौन है। तब इंदु देवी बताती है कि यहाँ एक असली डॉक्टर तो चटक कुमार है, एक झोला शॉप डॉक्टर। फिर हम देखते हैं कि चटक कुमार को जो अपने स्टाइल में पेशेंट का इलाज कर रहा होता है, रोज के 30-40 पेशेंट उसके पास आते हैं। बिना MBBS की डिग्री के वो लोगों का ट्रीटमेंट करता है। लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और ट्रीटमेंट भी लेते हैं। तभी फुटानी उसके पास आता है और कहता है जो दवाई मैं ले गया था उसका कुछ जुगाड़ कर दो, या तो दवाई वापस दे दो या कुछ पैसे दे दो। लेकिन चटक कुमार भी कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता, वो बस उसे 10-12 हजार उधार दे देता है। दूसरी तरफ चिकित्सालय में एक पेशेंट आता है प्रभात के पास, उसे कुछ आंखों की बीमारी होती है, जैसे फ्लूइड जमा होता है। प्रभात बताता है कि ये सीरियस हो सकता है, सही टाइम पर सर्जरी करानी पड़ेगी। लेकिन पेशेंट को तो लगता है जैसे नसबंदी के 500 रुपए मिलते हैं वैसे मुझे भी सर्जरी के 1000 रुपए तो मिलने चाहिए। वो इसी बीमारी को बीमारी नहीं समझता और आराम से चला जाता है। थोड़ी देर बाद फुटानी वापस आता है, न दवाई है न पैसा है। प्रभात पूछता है दवाइयाँ कहाँ हैं। फुटानी बस कह देता है कि कल ले आऊंगा। प्रभात समझ जाता है कि फुटानी झूठ बोल रहा है तो गुस्से में कहता है अगर कल तक दवाई नहीं लेकर आया तो मैं तेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा। शाम को जब प्रभात घर जा रहा होता है तो उसकी नजर फिर से उसी लड़की के ऊपर पड़ती है। इस बार उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम गौरजी है और वो भी एक डॉक्टर है जो पड़ोस वाले गांव में मेडिकल ऑफिसर है। प्रभात पहले मुलाकात में ही समझ जाता है कि गौरजी भी यहाँ की प्रॉब्लम से जूझ रही है लेकिन कंप्लेंट नहीं करती। गौरजी एक काफी सिंपल सी बात कहती है, जब गाँव वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो तुम खुद गाँव वालों को एक्सेप्ट कर लो। ये बात प्रभात को बहुत अच्छी लगती है। फुटानी के खिलाफ कंप्लेंट करने का आइडिया ड्रॉप कर देता है। अगले दिन प्रभात हॉस्पिटल में होता है। फुटानी वापस आता है, इस बार प्रभात उसे अच्छे से सुनाता है। फुटानी प्रभात से कहता है सर पहले जो मेडिकल ऑफिसर था वो मुझसे 30% लेता था, आपको 45% दे दूंगा। पर प्रभात सिर्फ कह देता है कि मुझे 30% नहीं चाहिए, ना ही मुझे 45% चाहिए, बल्कि मुझे 100 का 100% चाहिए, पूरा सपोर्ट चाहिए, तभी मैं कुछ बदल पाऊंगा। उसके बाद प्रभात बोलता है मुझे झोला शॉप डॉक्टर चटक कुमार से मिलना चाहता हूँ, कल उससे मिलवाओ।
अगली सुबह ही एक स्कूल टीचर आता है और कहता है, सर मेरी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, आप पुलिस एक नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बना दो ताकि मुझे 15 दिन की छुट्टियां मिल सके। प्रभात उसे तुरंत मना कर देता है, माफ कीजिए मैं ऐसी झूठी रिपोर्ट नहीं बना सकता, आप पुलिस यहाँ से चले जाएं। थोड़ी देर बाद इंदु देवी का फोन आता है, सर मैं बिजी हूँ, कुछ वैक्सीनेशन बाहर से आ रही हैं, आप पुलिस उन्हें ले लेना और मेरा बेटा सुधीर आपके पास आएगा, आप उसे दे देना। प्रभात हाँ कर देता है। फिर प्रभात हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होता है, तभी एक आदमी आता है और वैक्सीनेशन का बैग देकर रिसिपीट ले जाता है। थोड़ी देर बाद सुधीर आता है और वो भी एक बॉक्स ले जाता है, लेकिन जब इंदु देवी वापस आती है तो वो प्रभात से पूछती है, मेरी वैक्सीनेशन कहाँ है? प्रभात कहता है कि मैंने तो सुधीर को दे चुका हूँ, पर सुधीर तो बाहर ही खड़ा होता है, उसके पास तो कोई बॉक्स होता ही नहीं। सुधीर कहता है, सर मैंने तो आपसे मिला भी नहीं, आप मुझे कुछ कैसे दे सकते हैं? सब शौक हो जाते हैं। अब बस एक ही गवाह बचा था, राम अवतार, जो वहाँ बैठा था, पर राम अवतार भी प्रभात की साइड नहीं लेता क्योंकि उसकी फसल पहले ही काट दी गई थी। वो कहता है, मैं उस आदमी को वैक्सीनेशन बॉक्स ले जाते हुए तो देखा था, पर सुधीर को देते हुए नहीं देखा, तो वो अब वैक्सीनेशन का बॉक्स गायब हो गया था। थोड़ी देर बाद प्रभात को सेंट्रल ऑफिस से कॉल आता है, उसे तुरंत बुलाया जाता है। दूसरी तरफ इंदु देवी अपने बेटे सुधीर को डांट रही होती है। फुटानी को सुधीर के खिलाफ काफी किसी से बात करते सुना था। सुधीर कहता है, माँ मैं तो बच्चों को कोचिंग देने गया था, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ कि पढ़ लिख कर एक दिन सरकारी नौकरी जरूर करूंगा। तभी सीन कट होता है। प्रभात सेंट्रल ऑफिस पहुँचता है। डॉक्टर गौरजी भी वहाँ होती है। वहाँ एक ऑफिसर प्रभात पर चिल्लाता है, वो वैक्सीनेशन 6 लाख रुपए की थी, अब बताओ इसकी भरपाई कौन करेगा? जिसने ये किया है उसकी कंप्लेंट करो। सेंट्रल ऑफिस में ऑफिसर प्रभात से कहता है, जिसकी भी ये गलती है उसका नाम लिखो ताकि उससे पैसे वसूल किए जाएं। लेकिन प्रभात पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है क्योंकि उससे पता होता है कि सुधीर कभी भी वो 6 लाख नहीं दे पाएगा क्योंकि वो एक गरीब खानदान से है। ऑफिसर गुस्से में बोलता है, एक तो तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं आता, ऊपर से तुम होकर इतनी बड़ी गलतियां किए जा रहे हो। रात को सभी लोग सिपाही की घर होते हैं, प्रभात भी वहाँ होता है, लेकिन सब अलग अलग कोने में खाना खा रहे होते हैं। अकेला टेबल पर बैठा होता है प्रभात। तभी चटक कुमार भी वहाँ आ जाता है, जिसे प्रभात से मिलना चाहता था। प्रभात उससे सीधा पूछता है, तुम्हें MBBS की डिग्री कहाँ से ली, किस कॉलेज से ली? तब चटक कुमार कहता है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन लोगों का इलाज करता हूँ। तुम्हें दिक्कत इस बात से नहीं है कि मेरी डिग्री नहीं है, तुम्हें दिक्कत इस बात से है कि मेरी डिग्री होने के बावजूद भी तुम्हारे पास कोई पेशेंट इलाज को नहीं आ रहा। चटक कुमार बोलता है, मेरा काम चुप चुप के नहीं होता, पूरा गांव जानता है कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, पर लोग फिर भी मेरे पास आते हैं क्योंकि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं और मुझे अपना दर्द समझते हैं। गांव में लोग एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटते हैं। तुम यहाँ डिनर के लिए आए हो, सब लोगों से अलग खाना खा रहे हो, ये डिनर तुम्हारे लिए होगा, पर हमारे लिए सिर्फ पारिवारिक मिलन है और इसी बात का फर्क है तुम्हारे हॉस्पिटल और मेरे क्लिनिक में। चटक की बातों सुनकर प्रभात थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि गांव वालों से कनेक्शन बनाना जरूरी है, सिर्फ दवा नहीं बल्कि दिल भी चुनना पड़ता है। अगली सुबह एक राजनेता भिखारी भाई गांव में रैली निकालता है। प्रभात भी रैली में जाता है, सोचता है कि इस बहाने लोगों से मिल लिया जाएगा, लेकिन जब वो लोगों से मिलता है किसी को हॉस्पिटल आना ही नहीं था। सब लोग कहते हैं कि हमें कोई भी बीमारी नहीं है, हम ठीक। हॉस्पिटल लौटने पर फुटानी और गोविंद प्रभात से पूछते हैं कि आप रैली में क्यों गए थे, लोग क्या समझेंगे कि एक सरकारी ऑफिसर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है। तभी ढीलू बोलता है, सर मैं बताता हूँ इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है। भिखारी भाई इनका लीडर नहीं है, इनका लीडर तो किशोरी भाई है, इसलिए ये चाहते हैं कि आप उनकी रैली में जाएं। ये सुनकर गोविंद बोलता है, अगर आप किशोरी भाई की रैली में जाओगे तो वहाँ आपको 200 लोग मिलेंगे, आप इजीली सबसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये बात सुनकर प्रभात फिर से गाँव वालों के से मिलने निकल पड़ता है। जब प्रभात दोनों रैलियों में चला गया था तो गाँव वालों ने उसे दोगला कहना शुरू कर दिया। लोग कहने लग
लग गए कि ये तो दोनों साइड में है, किसी का भी नहीं है। मतलब दोनों काम निकालने के लिए हर जगह मुंह मार रहा है। फुटानी और गोविंद उससे दोगले का मतलब समझा रहे होते हैं। तभी वहाँ भिखारी भाई आ जाते हैं। भिखारी भाई और किशोरी भाई के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था, जिसके चलते उनके सपोर्टर्स आपस में लड़ने लगे। अब भिखारी भाई चाहते हैं कि प्रभात फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जिसमें लिखा हो कि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, लेकिन प्रभात इनकार कर देता है। उसे सब झूठा लग रहा होता है। भिखारी भाई के जाने के कुछ ही देर बाद किशोरी भाई भी आ जाते हैं। वही रिक्वेस्ट लेकर आते हैं कि उनके लड़कों को मारा गया है, इसलिए उन्हें भी अटेम्प्ट टू मर्डर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। प्रभात परेशान हो जाता है, उसका दिमाग घूम जाता है। सोचता है कि मैं तो डॉक्टर हूँ, यहाँ किस ड्रामे में फंस गया हूँ। दोनों लीडर उसके धमकी देकर जाते हैं कि अगर रात तक सर्टिफिकेट नहीं जारी हुआ तो तुम्हारा कुछ न कुछ इलाज किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं फुटानी को, जो किशोरी भाई के पास जाता है। फुटानी कहता है कि मुझे टेंशन इस बात की है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं। टेंशन इस बात की है प्रभात की सर्टिफिकेट भिखारी भाई को बना के ना दे दे। जिन सुनकर किशोरी भाई सोचता है कि प्रभात को खुश करने के लिए क्या किया जाए, वो कितने पैसों में मानेगा। तब फुटानी बोलता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, वो पैसों पर नहीं बिकता, उसे सिर्फ पेशेंट चाहिए। ये सुनकर किशोरी भाई सीधा चटक कुमार के क्लिनिक जाता है, जहाँ पर 30-40 पेशेंट होते हैं। वो उन सभी को लेकर प्रभात के हॉस्पिटल जाता है ताकि प्रभात को खुश कर सके और सर्टिफिकेट बनवा सके, लेकिन ये सब कुल इतना इजी नहीं था। तभी भिखारी भाई भी वहाँ आ जाते हैं। वो भी अपने ग्रुप के सारे पेशेंट के साथ आते हैं। वो कहते हैं ये लो किशोरी भाई पेशेंट हैं, ये सब नकली हैं, मेरे वाले रियल पेशेंट हैं। ये सब देखकर प्रभात का पेशेंट खत्म हो जाता है। वो दोनों पार्टी पर चिल्लाकर कहता है मुझे तुम दोनों के मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनाना, जो करना है जाकर कर लो। इन दोनों नेताओं के बीच जब बात बढ़ गई तब एक आदमी गुस्से में आकर गोली चला देता है। ये देखकर प्रभात गुस्से में कहता है मैं सुबह 7 से 5 बजे तक यही होता हूँ, तुम्हें सबको सामने मुझे धमकी दी है और मेरे ऊपर गोली भी चलाई है, मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंदु देवी पर। जब वो अपना काम करके घर लौट रही होती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर एक साधु बैठा होता है। साधु कहता है कि मैं अपनी पहली भिक्षा तुम्ही से लूंगा। दूसरी तरफ चिकित्सालय में प्रभात के पास एक एनवेलप आता है जो सेंट्रल से भेजा गया होता है, लेकिन प्रभात उस एनवेलप को खोल नहीं पा रहा होता। वक्त प्रभात डिसाइड करता है कि उसे हेल्थ कैंप यानी शिविरिया में जाना चाहिए, लेकिन उसके पास बाइक नहीं होता। तभी वहाँ डॉक्टर गौरजी आती है जो खुद भी उसी शिविर में जा रही होती है। प्रभात उससे बात करता है और दोनों मिलकर शिविर के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सुधीर पर। सुधीर एक बस में होता है और अचानक से वो लोगों से किराया वसूल करने लगता है, जिससे वो बस कंडक्टर उसे देखकर लोग परेशान हो जाते हैं। उसे बस से बाहर धक्का दे देता है। सुधीर गुस्से में एक खंडर में चला जाता है। तभी प्रभात और गौरजी उस रास्ते जा रहे होते हैं और उनकी नजर सुधीर पर पड़ती है। प्रभात तुरंत बाइक को रोक देता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुधीर का बर्ताव अजीब हो जाता है, जैसे वो किसी ट्रेन या बस का इंतजार कर रहा हो। वो बच्चों को कुछ पढ़ा रहा होता है जैसे टीचर हो। ये सब देखकर प्रभात समझ जाता है कि सुधीर की मेंटल कंडीशन अब ठीक नहीं है, उसका इलाज जरूरी है। प्रभात तुरंत शिविर जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और सीधा इंदु देवी के पास पहुंचता है। वो इंदु देवी से पूछता है कि सुधीर को क्या हो गया है, लेकिन इंदु देवी होती है जो कि कुछ मानने को तैयार ही नहीं होती। तो प्रभात उससे सच बता देता है तुम्हारा बेटा मेंटली अनस्टेबल है, इसका इलाज जरूरी है। लेकिन इंदु देवी कहती है ये बात किसी से मत कहना, अगर लोगों को पता चला तो वो उसे पागल समझेंगे और फिर से उसे झूठा बुलाएंगे, वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। ये सुनकर प्रभात का दिमाग घूम जाता है। उसने कहा मैं अपने कॉलेज में टॉप किया था, गोल्ड मेडल जीता था, मैं चाहता तो यूके यूएसए कहीं भी जाकर किसी बड़े ऑफिस में नौकरी कर सकता था, लेकिन वहाँ पहले से ही बहुत ज्यादा डॉक्टर हैं, लेकिन देहात में कहीं भी डॉक्टर नहीं होता। तभी अचानक हम देखते हैं कि सुधीर भागता हुआ आता है और घर के बाहर बैठे साधु पर पत्थर मारने लगता है। फिर पता चलता है कि
कि ये साधु बाबा सुधीर का पिताजी हैं, जो कुछ साल पहले घर छोड़कर चले गए थे। वो पहले कंडक्टर भी थे और टीचर भी थे। सुधीर अपने पापा को देखकर ही वैसा बन गया था और धीरे धीरे उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ने लगी थी। इंदु देवी अपने पति पर चिल्ला रही होती है, जब छोड़कर चले गए थे तो साधु बनकर वापस क्यों आए हो? सुधीर के पापा कहते हैं, मैं तभी साधु बन सकता था जब मैं अपने घर से पहले भिक्षा ले लूं, इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। प्रभात चाहता है कि अब इंदु देवी अपने बेटे सुधीर के पास ले आए ताकि वो उसका इलाज कर सके, लेकिन इंदु देवी नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि सुधीर को कुछ हुआ है, उसकी मेंटल हेल्थ खराब है। तब प्रभात अपनी डॉक्टर फ्रेंड गौरजी से बात करता है कि सुधीर की मेंटल कंडीशन सही नहीं है, हमें उसे शहर ले जाकर इलाज करवाना होगा। बस अगर इंदु देवी मान जाए तो ऐसा हो सकता है और उसका इलाज कराया जा सकता है। अगले दिन इंदु देवी सुधीर को लेकर क्लिनिक आती है। वो कहती है, मुझे अपने बेटे का इलाज करवाना है, मैं उसे बिल्कुल ठीक देखना चाहती हूँ। फिर प्रभात सुधीर को शहर ले जाता है और इंदु देवी से वादा करता है कि सुधीर को कुछ नहीं होगा, उसे ठीक करके लाऊंगा। इंदु देवी घर लौटती है, अपने पति की पहली भिक्षा देती है। उनका पति हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अब वो सच में साधु बन चुका था। फिर हम देखते हैं सुधीर का इलाज शहर में हो रहा होता है, वहाँ प्रभात भी उसके साथ होता है। रिसेप्शन पूछती है, ये आपका फैमिली मेंबर है? प्रभात कहता है कि नहीं, ये मेरा पेशेंट है, मेरा पहला पेशेंट। सुधीर का इलाज चल रहा होता है और लगता है कि अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है। उसके बाद प्रभात अपने क्लिनिक वापस आता है और वही एनवेलप खोलता है जो सेंट्रल से आया था, लेकिन उस एनवेलप में क्या था ये हमें नहीं बताया जाता। तभी एक पेशेंट आता है। अब प्रभात के क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आने लगे थे और वो खुश हो जाता है। इसी के साथ इस सीरीज का पहला सीजन यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।